वेलकम टू यूपीएससी एक्सप्रेस सीरीज बाय विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा और इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे एक ही शॉट में। दिस विल बी अ क्विक एंड फोकस्ड लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो के एंड तक यू विल हैव कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एवरीथिंग यू नीड about the topic for the exam. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में you can find the complete notes of the topic and watch this video along with the notes. Also join the Telegram channel of Victory IAS for schedule, notes and other study material. Subscribe to the channel and follow us on Instagram. तो चलो शुरू करते हैं. So now we'll study about Delhi Sultanate that was between 1206 to 1526 AD. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हाउ मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद उसके जो स्लेव्स थे दे बिकेम गवर्नर्स ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिल्ली इंडिया एंड दिल्ली का गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक formed the Delhi Sultanate. So when we talk about Delhi Sultanate, उसकी 5 dynasties थी, one after the other, starting with the slave dynasty, also called Mamluk, also called Ilbari dynasty. Then came Khilji dynasty, then came Tughlaq dynasty, and then came Sayyid dynasty, and the last dynasty of Delhi Sultanate were the Lodhis. तो 1206 slave dynasty से start होकर लोधीज end हुआ 1526 and then came Babur and started Mughal Empire in India. So first we look at the slave dynasty. So talking about slave dynasty, we discussed मोहम्मद घोरी की इन्वेजन के बाद उसने several slaves, officers और governors in different parts of India अपॉइंट किए थे. And after his death, his trusted general Qutbuddin Aibak declared himself as the Sultan of Delhi. अब इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड सम मेजर रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी दे वर स्लेव्स. नॉट दैट ऑल ऑफ देम वर स्लेव्स, सम ऑफ देम वर स्लेव्स, जैसे कि इल्तुतमिश वाज स्लेव, बलबन वाज स्लेव. तो ये सब रूलर्स बहुत मेजर रूलर्स थे ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड दे वर स्लेव्स. बट बीच बीच में जैसे रजिया सुल्तान वाज नॉट अ स्लेव, सो नॉट ऑल ऑफ देम वर स्लेव्स बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर स्लेव्स. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी. अदरवाइज it's also called Mamluk or Ilbari dynasty. Okay, now we start with Qutbuddin Aibak. So Qutbuddin Aibak ने पहले अपनी कैपिटल बनाई थी लाहौर and only later did he shift it to Delhi. And as we discussed, he after the death of Muhammad Ghori, he declared himself the first Sultan of Delhi. Another important point, he began the construction of कुतुब मीनार. So दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया एंड कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही पड़ा है. बट he only began, he did not finish. किसने फिनिश की थी? we'll see आगे. And along with Qutub Minar, Quwatul Islam Mosque, the first mosque in Delhi, was also constructed by Qutbuddin Aibak. And he died playing चौघान. चौघान was a ancient sport जो कि पोलो की तरह है. तो हॉर्स से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक died. And कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद the major sultan of Ilbari dynasty or the slave dynasty was Shamshuddin Iltutmish. So Iltutmish became the Delhi Sultan. And इल्तुतमिश के जब इल्तुतमिश पावर में आया, there were certain challenges जो दिल्ली सल्तनत they were facing. First challenge was of internal revolts. As we studied कि और भी जनरल्स थे मोहम्मद गोरी के जो डिफरेंट पार्ट्स में थे, जैसे कि ताजुद्दीन यिल्डिज था अफगानिस्तान में, देन नसीरुद्दीन कबाचा was there in मुल्तान and सिंध, we discussed in the previous topic. तो वो सब धीरे धीरे कोई अपना इंडिपेंडेंस कर रहा था, कोई कभी रिवोल्ट कर रहा था. तो इंटरनल रिवोल्ट्स का इशू था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. देन मंगोल थ्रेट्स था. सो मंगोल थ्रेट्स वर बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ से सेंट्रल एशियन किंगडम्स, मंगोल्स कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे. वी नो अबाउट चंगेज खान. तो उसके सक्सेसर्स और उससे इनफैक्ट उससे पहले के जो थे चंगेज खान के, दे कंटिन्यूसली अटैक्ड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड दैट वाज अ कांस्टेंट थ्रेट अंडर दिल्ली सल्तनत. एंड ऑल्सो देयर वाज अ हिंदू रेजिस्टेंस, जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी फॉर द फर्स्ट टाइम.
Muslim rulers were there, so Hindus, they resisted Muslim rule. All right, so when Iltutmish came to power, these were all the issues he had to deal with. All right, and one thing to keep in mind is he was recognized as the Sultan, क्योंकि Sultan जो है ना, Sultan is a post, he is not sovereign. मतलब he has to be recognized by the caliph, जो मुस्लिम वर्ल्ड का एक खलीफा होता है, caliph, उस टाइम बगदाद में था. तो caliph of Baghdad, only when he gives the recognition to a Muslim ruler, then only he can be considered Sultan. So Iltutmish was the first ruler. It was not Aibak, it was Iltutmish who got the recognition from Caliph of Baghdad as the Sultan. Another important point is he established Chalisa. Chalisa was basically, or also called Turkan-e Chahilgani. So basically 40 अपने लॉयल ऑफिसर्स का एक काउंसिल बनाया था इसने, जैसे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है आज, दैट इज हाउ उसी टाइम पे चालीसा बनाया था अपने 40 मोस्ट लॉयल ऑफिसर्स का, और उनको इमेंस पावर दी गई थी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, टू रन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ, टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द एम्पायर. एंड दिस चालीसा, दिस ग्रुप वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड इट वाज इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन एंड किया था. दैट मीन्स ही एंडेड द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, बट इल्तुतमिश एंडेड कुतुब मीनार. ही एडेड 3 मोर स्टोरीज टू कुतुब मीनार. एंड इल्तुतमिश ने अपना जो दिल्ली सुल्तनेट था उसको डिफरेंट प्रोविंसेस में बांटा एंड कॉल्ड देम इक्ता. ईच प्रोविंस वाज कॉल्ड एन इक्ता and hence formed the Iqtadari system. Iqtadari system introduced by Iltutmish in India. हर एक प्रोविंस को इक्ता बोलता था, and that is how he ran the administration. And Iltutmish nominated his daughter Razia Sultan as the next sultan. After his death, Razia Sultan was nominated to be the next sultan, but it was not liked by the Chalisa. This group did not like a woman becoming a sultan because they said it is against the norms, because the society was highly patriarchal. एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में चालीसा कुड नॉट एक्सेप्ट कि रजिया सुल्तान एक वुमन होते हुए, एक औरत होते हुए उन पे राज करेगी. एंड चालीसा ने resist किया इसको, and ultimately Chalisa got Razia Sultan killed. So Razia Sultan, after Iltutmish, she was the first and only woman. So first and only woman sultan. Only woman sultan. Even though she was brave, she was very capable, but she was a woman. That was, that is what was not liked by Chalisa. एंड उसने जो रजिया सुल्तान ने जो पर्दा सिस्टम होता था, पर्दा सिस्टम जैसे जो घूंघट लेते थे, उसको उसको निग्लेक्ट किया. एंड शी यूज टू वेयर मेल टाइप ऑफ क्लोथ्स, जैसे कि पैंट्स, और जो मेन उस टाइम पे पहनते थे, तो मेल अटायर शी यूज टू वेयर. एंड एलिफेंट्स पे शी यूज टू गो अराउंड. मतलब जो जो एक मेल सुल्तान करता था वही रजिया सुल्तान करती थी, डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ चालीसा एंड द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड तभी इवेंचुअली शी वॉज कंस्पायर किया चालीसा ने एंड गॉट रजिया सुल्तान किल्ड. Right, so more details you can refer to the notes in the description box. More factual details. So रजिया सुल्तान के बाद दो दो रूलर्स आए थे, बट उनका जो इवेंटफुल नहीं था उनका रूल. The next major ruler was Ghiyasuddin Balban. So Balban came to the power in 1266. Okay, and Balban was a member of Chalisa only. So he was an influential person within Delhi Sultanate. एंड एज वी डिस्कस्ड, बलबन से पहले जो रूलर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे. जो दो आए तो उससे क्या हुआ था ना, सुल्तान की इमेज इन द एम्पायर बहुत गिर गई थी. मतलब people started taking the sultan lightly, and that is why when Balban came, he brought the story, he introduced the theory of blood and iron. Blood and iron, that means कि with a very heavy hand या बहुत strictly उसने एम्पायर को रूल किया.
and he introduced the concept of the theory of kingship. Theory of kingship, that means he said that the sultan was zil-e-ilahi. Zil-e-ilahi matlab the sultan was the shadow of god, shadow of god on the earth. That means the sultan himself was sent by the god to rule upon the people. तो इससे it was an attempt by बलबन सुल्तान की importance अपने लोगों में बढ़ाने के लिए. All right. So, theory of blood and iron, theory of kingship, बलबन ने introduce की for the reasons we just discussed. And बहुत एक important point ये है कि even though he himself was a member of चालीसा, he knew कि चालीसा कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं या कितना बड़ा सुल्तान की अथॉरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है. तो he himself dissolved चालीसा. उसने खुद ही चालीसा को डिसॉल्व कर दिया ताकि कोई ऐसी पावर ना बचे अदर देन सुल्तान दैट कुड टेक हिम डाउन. एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उसने प्योरली बिकॉज दीज पीपल वर टर्क्स, तो सिर्फ टर्क्स ही अलाउ करे उसने एडमिनिस्ट्रेशन में. ऑल अदर पीपल बी इट हिंदूज बी इट मुस्लिम्स ऑफ सम अदर रेस जैसे कि मंगोल्स हो गए या फिर इंडियन मुस्लिम्स हो गए, उनको सबको हटा दिया एंड ओनली टर्क्स वर अलाउड इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसने एक तरह से रेशियल प्रोफाइलिंग करी एंड बहुत स्ट्रिक्टली एम्पायर अपना रन करता था, डायनेस्टी रन करता था. एंड एक स्पाई सिस्टम उसने पूरे एम्पायर में इंट्रोड्यूस किया एंड एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज ही इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें कि उसने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया. Otherwise, this military department was earlier part of the finance department only. But उसने एक separate department बनाया Diwan-e-Arz. So it was introduced by or created by Balban. Right. And more factual details about his rule can be found in the notes. And after Balban, इतना कोई ruler ऐसा कोई slave dynasty का था नहीं important. And the next important ruler is the Jalaluddin Khilji from Khilji dynasty. So the Khilji dynasty came to power now with the first ruler Jalaluddin Khilji in the year 1290. So he was the first ruler of Khilji dynasty. He established the Khilji dynasty and he formed a second capital after Delhi to at Kilokri. सो किलोकरी एक जगह है जहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की सेकंड कैपिटल थी. एंड जो जलालुद्दीन का सन इन लॉ था, सन इन लॉ दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, द इनफेमस और द फेमस अलाउद्दीन खिलजी. एंड ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ डेक्कन रीजन्स, गवर्नर ऑफ डेक्कन. एंड ही अटैक्ड एंड इन्वेडेड देवगिरी. तो जो जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली एक कारा जगह है डेक्कन में, उसका गवर्नर बनाया गया. एंड विदाउट जलालुद्दीन खिलजीज कंसेंट ही इन्वेडेड देवगिरी और वहां से सारी वेल्थ लूट के अपने पास रख ली. एंड व्हेन जलालुद्दीन खिलजी ऑब्जेक्टेड टू इट दैट यू डिडंट इवन टेक माय परमिशन, मेरे पूछे बिना तू कैसे कर सकता है कोई अटैक और सारी वेल्थ खुद रख सकता है. सो अलाउद्दीन खिलजी सेड आई वांट टू invite you to come to the Deccan or to come to Devgiri, and I am really sorry, I'll give all the wealth to you. And when Jalaluddin Khilji went there, Alauddin Khilji conspired और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने फादर इन लॉ का वहां पे मर्डर करके became the next सुल्तान. ये आपने उस मूवी में भी देखा होगा, आई कांट रिकॉल द नेम, बट वो रणवीर सिंह वाली मूवी में. Comment down below the name of the movie, and then he became the next sultan. So Alauddin came to power in 1296 AD, in the year of 1296. and Balban की जो theory of blood and iron थी, Balban's policy of blood and iron that we discussed, that was extended by Alauddin Khilji. So he was also a very strict ruler with strict policies. एंड अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत सारे मंगोल इन्वेजन्स हुए थे, मल्टीपल मंगोल इन्वेजन्स ड्यूरिंग हिज टाइम.
and for that he needed a strong standing army. Standing army, that means एक permanent army. हर एक रूलर के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी. यूजुअली इट वाज द आर्मी ऑफ हिज से सम जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स, और जो हमने फिडुशियरीज की बात की, वेसल्स की बात की, उनकी आर्मी होती थी. या फिर पार्ट टाइम आर्मी होती थी कि भाई खेती बाड़ी करता है कोई, तो जब व्हेन नीडेड यू कैन peasants can be turned into soldiers. But because of constant Mongol threat, Alauddin Khilji created a strong standing army. इनका काम ही लड़ना होता है, सोल्जर्स होते हैं वो. एंड बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अंडरटेक किए विद इन इंडिया, स्टार्टिंग विद गुजरात. गुजरात में स्टार्ट किया. देन ही ऑल्सो कॉन्कर्ड रणथंबोर, एंड रणथंबोर में you know the famous Padmavati incident happened. Yes, that movie is Padmavati, जो कि मेरे को याद नहीं आ रही थी. एंड वारंगल में ही ऑल्सो इन्वेडेड वारंगल, एंड यहाँ पे ही गॉट होल्ड ऑफ द फेमस कोहिनूर डायमंड, राइट. एंड और भी इन्वेजन्स किए. यू कैन रेफर टू द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर फैक्चुअल डिटेल्स. सो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म्स किए अंडर दिल्ली सल्तनत. What were these reforms? These reforms were basically military reforms and administrative या revenue reforms. Revenue या market reforms जिसको बोलते हैं, क्योंकि certain reforms were brought in the market system that we'll discuss अभी. तो military reforms में क्या क्या reforms किए अलाउद्दीन खिलजी ने? As mentioned कि he created a permanent standing army, and then he also introduced the concept of दाग एंड चेहरा. दाग एंड चेहरा क्या होता है कि बेसिकली पहले जो ये गवर्नर्स या फिर जमींदार या फिर इसके जो सबऑर्डिनेट रूलर्स थे, वो अपनी अपनी एक आर्मी मेंटेन करते थे. एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड द नंबर ऑफ हॉर्सेस वो सैलरी लेते थे सुल्तान से. ठीक है. सो इट्स लाइक अ मिलिट्री गवर्नर had 100 soldiers and maintained 80 horses, तो उस हिसाब से वो सैलरी लेता था मिलिट्री गवर्नर इन द फॉर्म ऑफ से कैश और इन द फॉर्म ऑफ सम लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट फ्रॉम द गवर्नर. बट कई बार क्या होता था कि ये सोल्जर 100 हैं बट उनको 200 बता दिया जाता था, और ऐसा तो कोई काउंट कर नहीं रहा था क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था अटेंडेंस का या किसी का. एंड हॉर्सेस, एवरी हॉर्स लुक आइडेंटिकल, तो कभी भी अटेंडेंस हुई तो वही हॉर्सेस बार बार गिनवा गिनवा के उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा के 10 टाइम्स बता दिया कि मेरे पास तो 800 घोड़े हैं. सो दैट लेड टू अ लॉट ऑफ करप्शन which was stopped by the system of Dag and Chehra. Chehra is basically the soldier records, just like जैसे कि हमारी एक आईडी कार्ड होता है, तो सिमिलरली एक ऐसे आईडी कार्ड तो नहीं दिया था, बट एक हर सोल्जर का एक रिकॉर्ड बनाया गया था कि कहाँ तुम्हारा क्या क्या नाम है, क्या पता है, और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड में किया ताकि जब अटेंडेंस हो तो फिर डबल या ट्रिपल टाइम्स एक ही बंदा बार बार ना गिनवाया जाए. एंड दाग वाज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. जो घोड़ों पे कभी तुमने देखा होगा पैर की साइड पे एक मार्क लगाया जाता है ताकि उसको पहचान पाए, दैट वाज कॉल्ड दाग सिस्टम. सो दाग वाज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. हर घोड़े पे एक मार्क लगाया गया अटेंडेंस के लिए, एंड सेम विद द सोल्जर्स, and the system was called Chehra. So this system was introduced by Alauddin Khilji, and it was a military reform. Right. So permanent standing army he created, and a system of Dag and Chehra he created. Now coming to the market reforms or the revenue reforms of Alauddin Khilji. The first reform he brought was proper land measurement, और उसके हिसाब से टैक्स कलेक्ट होता था. इससे पहले एक अंदाजन से एक फार्मर की फील्ड को अंदाजा लगा देता था कि अच्छा तेरा इतना लग रहा है, इतना बड़ा एरिया लग रहा है, इसमें से 200 क्विंटल गेहूं उगेगी, तो उस हिसाब से हमें टैक्स दे दो. तो दैट लेड टू, जो मिडिल मैन थे वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे, जो पेजेंट्स थे वो पुअर हो रहे थे. बट नाउ देयर वाज कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ लैंड, एंड एक यूनिट को बिस्वा बोलते थे, बिस्वा. So this question can be asked, what was Biswa in medieval India? So it was the unit of land measurement, and उसके हिसाब से एक तुम्हारा रेवेन्यू पोर्शन कलेक्ट होता था कि किस सोल्जर से किस पेजेंट या किस फार्मर से कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है. एंड फिक्स्ड
रेवेन्यू कलेक्ट फिर फिक्स होता था बेस्ड ऑन द लैंड रेवेन्यू, द लैंड मेजरमेंट, लैंड रेवेन्यू यूज्ड टू बी फिक्स्ड एंड 4 मार्केट्स क्रिएट करी, 4 markets were created by Alauddin Khilji. For what purpose? Basically we studied कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करी, राइट? स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करी क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन्स मंगोल्स वर रिपीटेडली अटैकिंग इंडिया, बट उस स्टैंडिंग आर्मी की सैलरी वाजंट वेरी हाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे एंड स्टेट रेवेन्यू इतना नहीं था कि द सैलरीज कुड बी पेड, यू नो, बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाए, तो दो सैलरीज वर लो एंड टू सपोर्ट द सोल्जर्स ऑन लो सैलरी अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड द 4 मार्केट्स, जो कि नंबर 1 ग्रेन्स की थी, नंबर 2 एक जनरल गुड्स की थी जैसे कि डेली आइटम्स की, एसेंशियल आइटम्स की, नंबर 3 वर हॉर्सेस, कैटल, स्लेव्स की मार्केट, and the fourth was again random items, miscellaneous items. तो इन 4 की मार्केट क्रिएट की थी एंड इसमें जो प्राइजेस थे दे वर कंट्रोल्ड, द प्राइजेस वर कंट्रोल्ड एंड प्राइजेस वर केप्ट वेरी लो, सो दैट इतनी लो सैलरी में भी द सोल्जर्स आर एबल टू अफोर्ड देयर आइटम्स ऑफ डेली नीड, ताकि सोल्जर्स अपना जो दिन की सामान है जैसे खाने पीने का सामान हो गया, हॉर्सेस हो गए, जनरल आइटम्स हो गई, वो फिर भी अफोर्ड कर पाए क्योंकि इतनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी में हर एक बंदे को ज्यादा सैलरी नहीं दे पाते थे, नहीं दी जा सकती थी, तो इसलिए डिस्पाइट द लो सैलरी टू सस्टेन अ लाइफस्टाइल 4 मार्केट्स वर क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड इसमें प्राइजेस वर वेरी, दे वर हाईली कंट्रोल्ड, मतलब जितना स्टेट ने बोल दिया एवरी डे द प्राइजेस वर टेकन आउट। एक ऑफिशियल होता था शाहना ई मंडी जो कि सुपरिटेंडेंट होता था ऑफ दैट पर्टिकुलर मंडी और दैट पर्टिकुलर मार्केट एंड ऑन अ डेली बेसिस ही यूज्ड टू टेक आउट प्राइस, जो दुकानदार थे वो उस प्राइस के ऊपर बेच ही नहीं सकते थे, अगर बेचा तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी, इवन दे पीपल वर हैंग या फिर उनके हाथ पैर दिया जाते थे, तो चीटिंग के लिए, अंडरवेट के लिए या होर्डिंग के लिए बहुत हेवी पनिशमेंट थी, राइट? सो दिस वाज द मार्केट रिफॉर्म्स of Alauddin Khilji and the military reforms. More details you can refer to the notes. एंड अलाउद्दीन खिलजी के बाद बहुत ही वीक सक्सेसर्स थे जैसे कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, देन खुसरो खान था एंड खुसरो के रीन की वजह से, खुसरो खान के रीन की वजह से बहुत वीक था, दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ खिलजी empire. So Khilji downfall occurred during the reign of Khusro Khan, and eventually Khusro Khan was executed by a ruler called Ghiyasuddin Tughlaq, who established the Tughlaq dynasty. So Tughlaq dynasty was established in the year 1320 by Ghiyasuddin Tughlaq, and he created the city of Tughlaqabad in Delhi. Tughlaqabad was established by Ghiyasuddin Tughlaq, and he added Warangal and Bengal to Delhi Sultanate. He was succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq, who was very colorful character, Muhammad bin Tughlaq. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कुछ अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बट दे वर कंप्लीट फेलियर्स, एंड इवन जब आप सुनोगे इसके बारे में आप भी हंसोगे कि ये कैसे हो सकता है, राइट? स्टार्टिंग विद द शिफ्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो this was the Tughlaq empire or the Tughlaq Sultanate, and the capital was at Delhi. Muhammad bin Tughlaq was facing constant invasions of Mongol threat from the northwest. All right, Mongols repeatedly attack कर रहे थे उसके empire पे, पेशावर और ये सब under constant threat थे. So he made the decision of shifting the capital from Delhi to Daulatabad. दिल्ली टू दौलताबाद आज भी ट्रेन से भी जाओगे तब भी 12 घंटे लग जाएंगे, बट
मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला ओवरनाइट द इंटायर पॉपुलेशन, जितनी जनता है बाय फुट जाएगी दौलताबाद में, एंड दौलताबाद वुड बी द न्यू कैपिटल, एंड वहां पे बसेगी। एंड इट वाज फोर्स्ड, मतलब कि चाहे कोई लंगड़ा हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, एवरीबडी, सबके पीछे डंडा था कि चलो दौलताबाद की तरफ चलो। एंड व्हेन दे मूव टू दौलताबाद, वहां जाके बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई, जैसे कि वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी जो दिल्ली में थी, एंड वहां पे वाटर क्रंच था, तो वाटर क्राइसिस फेस हुआ, और भी बहुत सारे क्राइसिस यहाँ फेल हुए। पहले तो लोगों ने इतना इशू हुआ, इतने टाइम में लोग वहां से दिल्ली से दौलताबाद आए, आधे तो बीच में मर भी गए, पर वहां सेट खुद ही सुल्तान सेट नहीं हो पाया। तो विद इन 2 इयर्स उसने फिर से डिसीजन लिया कि अब दौलताबाद से वापस दिल्ली चलो। तो विद इन 2 इयर्स ही ऑर्डर्ड द होल पॉपुलेशन टू गो बैक टू दिल्ली फ्रॉम दौलताबाद। तो जितने बचे थे वो वापस जाने में ही मर गए, यू नो। सो दिस वाज अ वेरी फुलिश डिसीजन taken by Muhammad bin Tughlaq. So shift of capital was one of his, from Delhi to Daulatabad and back to Delhi was one of his policy decisions. Right. So coming to the second policy decision was the Khorasan expedition. Khorasan expedition. तो इसमें क्या हुआ था? खुरासान was in सेंट्रल एशिया, यहाँ पे कहीं पे खुरासान था, एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि खुरासान को मैं, खुरासान वाज बेसिकली, खुरासान इराक के पास था, एंड ही वाज, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि अब मैं एक स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट करूंगा, एंड खुरासान को इन्वेड करूंगा, इराक को इन्वेड करूंगा और उनको हराऊंगा। सो ही रिक्रूटेड 3.7 लाख सोल्जर्स। 3.7 लाख सोल्जर्स उसने रिक्रूट किए, एंड सिर्फ रिक्रूट नहीं किए, ही पेड देम 1 ईयर की सैलरी, पूरे साल की सैलरी इन एडवांस। So 1 year salary in advance was paid to the soldiers. The soldiers were basically, they were trained, they were paid, but ultimately he abandoned the expedition. वो उसने कभी अटैक ही नहीं किया, and the soldiers got away with the money, मतलब सारा पैसा उनको मिल गया, 1 साल की सैलरी मिल गई, इतने उसने खर्चे करा दिए, बट वो कभी उसने एक्सपेडिशन अंडरटेक ही नहीं किया। सो खुरासान एक्सपेडिशन वाज अनदर ब्लंडर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। एंड उसी के साथ उसने अपना थर्ड ब्लंडर किया, इंक्रीजिंग द लैंड रेवेन्यू इन दोआब। दोआब, सो बेसिकली अपनी आर्मी को फंड करने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा, जो दोआब रीजन है, जो गंगा यमुना का रीजन है, वो एक फर्टाइल रीजन था जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो होता था, वहां पे उसने लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया 50%। तो जो हाफ ऑफ वॉट एवर द पेजेंट्स वर ग्रोइंग, दे हैड टू पे टैक्स टू द सुल्तान, सो दैट ही कुड फंड द आर्मी। एंड इतनी हाई टैक्स या हाई लैंड रेवेन्यू के बाद पेजेंट्स के पास कुछ बचा ही नहीं, वो अपना लैंड छोड़ छोड़ के भाग गए, इधर इधर चले गए, एंड देयर वाज अ फेमाइन इन द एम्पायर। सारी क्रॉप्स फेल हो गई, एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी अ कंप्लीट फेलियर। और एक जो पैसे का सोर्स था विद इन द एम्पायर, वो भी बिकॉज ऑफ द फुलिश पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दैट ऑल्सो फेल्ड। Next was next blunder was the introduction of token currency. So basically उस टाइम पे सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स होते थे, सिल्वर टंका बोलते थे जिसको, सिल्वर कॉइन्स और टंकाज वर द करेंसी दैट वाज यूज्ड। बट उस टाइम पे सिल्वर की, देयर वाज अ क्रंच ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर की कमी होने लग गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बोला कि जितने सिल्वर कॉइन्स हैं वो हमें दो, एंड इन रिटर्न कॉपर के कॉइन्स या ब्रोंज के कॉइन्स, कॉपर और ब्रोंज के कॉइन्स विल बी यूज्ड इन द एम्पायर नाउ, एंड 1 silver coin would be equal to, the value would be equal to 1 copper coin. So that is what is meant by token currency. तो क्या हुआ, सिल्वर कॉइन्स जो थे देवर हार्ड टू काउंटरफीट, मतलब उसको फेक करना बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि सिल्वर इजीली मिलता भी नहीं था, जो फेक करते थे काउंटरफीट करना मुश्किल था, एंड अदर फीचर्स दैट वर हार्ड टू काउंटरफीट। बट जो ये कॉपर और ब्रोंज के कॉइन्स थे, ये बहुत इजीली फेक किए जा रहे थे। मतलब कहते हैं कि हर एक घर में एक कॉइन मेकिंग
फैक्ट्री सेटअप हो गई थी। एंड इससे क्या हुआ कि फेक करेंसी स्टार्टेड सर्कुलेटिंग, एंड बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गई थी करेंसी, क्योंकि मतलब हर एक बंदा खुद की अपना अपना पैसा खुद बना रहा था। तो लेटर व्हाट मोहम्मद बिन तुगलक सेड वाज, अब ब्रोंज करेंसी वापस दो और सिल्वर करेंसी ले लो। अब क्या हुआ कि जितनी मतलब मान लो अगर उसने 1000 कॉइन्स दिए थे, तो अब 10,000 कॉइन्स या ले से 1 लाख 1 lakh coins 1 lakh coins were created now, and they were exchanged in return of silver coins, and even the गवर्नमेंट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही नहीं बता पा रही थी कौन सा रियल है कौन सा फेक है। एंड जितने सिल्वर कॉइन्स लिए नहीं थे उससे ज्यादा उनको, मेनी टाइम ज्यादा उनको देने पड़े, एंड दैट लेड टू अ big collapse of the financial system of the empire. Imagine the condition of the empire. That was because मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ वेरी इम्पल्सिव मैन। मतलब जो उसने एक बार सोच लिया तो एकदम से वेरी नेक्स्ट डे ही वांटेड रिजल्ट्स। एंड वो अपने मिनिस्टर्स की नहीं सुनता था, वो अपने ऑफिसर्स की नहीं सुनता था, एंड नोबडी डेयर्ड से एनीथिंग टू हिम, नोबडी अपोज हिम फॉर हिज डिसीजंस। उसने एक बार जो डिसीजन ले लिया, ही वांटेड दैट टू हैपन ओवरनाइट। एंड उसके बहुत से डिसीजंस वर इम्प्रैक्टिकल, बट नोबडी डेयर्ड टू से एनीथिंग टू हिम, एंड उसके डिसीजंस दे वर इम्प्लीमेंटेड एंड टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीट फेलियर, राइट। बट देर आर सर्टन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए, जैसे कि ही वॉज हिमसेल्फ अ स्कॉलर इन अरबिक एंड टर्किश। तो जो स्कॉलरली एक्टिविटीज हो गई या एजुकेशन हो गई, especially in the field of philosophy, astronomy, maths, that got a boost during the time of Muhammad bin Tughlaq. इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, right? So he came during the time of Muhammad bin Tughlaq. And एक important development was इक्तादारी system जो हमने पढ़ा was introduced by इल्तुतमिश, that was made hereditary by मोहम्मद बिन तुगलक। हेरिडिटरी मतलब एक इक्तादार जो था उसका बेटा भी इक्तादार बनेगा, उसका बेटा भी इक्तादार बनेगा। इट वाज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन मेरिट, एंड दैट एक्चुअली कॉज्ड इश्यूज। And more details can be referred to or found in the notes. There are there were different departments that were created by him and certain cities established by Muhammad bin Tughlaq. You can refer to the notes for that. And after Muhammad bin Tughlaq, the last Tughlaq ruler of the dynasty was Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq, he was basically a good ruler. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि यहाँ पे जो विजयनगरा और बहामनी एम्पायर थे साउथ में, दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली जब व्हेन फिरोज शाह तुगलक केम टू पावर, उसके टाइम पे मेजरली सिर्फ नॉर्थ इंडियन एम्पायर रह गया था ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ऑलराइट, so the empire was basically limited to North India only during Firoz Shah Tughlaq, but he gave a good administration. बहुत अच्छी तरह administration किया फिरोज शाह तुगलक ने। and in fact फिरोज शाह तुगलक is known to be the only elected sultan. elected sultan मतलब जो उनकी nobles थे, nobility थी, उन्होंने ही फिरोज शाह तुगलक को he was appointed as the sultan. In fact he was the cousin of Muhammad bin Tughlaq, he was not the सन। तो जो सारे नोबल्स थे उन्होंने इसको इलेक्ट किया कि फिरोज शाह तुगलक सही है, ही शुड बी ब्रॉट टू पावर। तो बहुत सारे काम किए फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे कि कैनाल्स बिल्ड किए, राइट। देन बहुत सारे टाउन्स, जैसे कि आज की डेट में हिसार है हरियाणा में, फिरोजपुर है, ठीक है, फिरोजाबाद है, ये सब जौनपुर, ये सब फिरोज शाह तुगलक ने एस्टैब्लिश किए थे। एंड उसने बहुत सारे हिंदू वर्क्स जो थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे, वो पर्शियन में ट्रांसलेट कराए थे। एंड ही रोट फुतूहत ई फिरोज शाही, एक बुक, ऑटोबायोग्राफी, फिरोज शाही was written by him. He introduced two coins called adha and beek. Sometimes this is asked कि adha and beek क्या है? So these were the coins that were introduced by Firoz Shah Tughlaq.
एंड तभी वो कहता है ना भीख दे दे इसको, भीख दे दे, दैट वाज 25% ऑफ द कॉइन. दैट मींस एक कॉइन की वैल्यू थी उसका 25%, बहुत बहुत ही एक हल्का वैल्यू का कॉइन था. तभी जो आज की डेट में भीख बोलते हैं, दैट वाज इनफैक्ट वन ऑफ द कॉइन्स जिसकी बहुत कम वैल्यू होती थी उस टाइम पे. एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल टू फिरोजपुर, sorry, Firozabad. So Firozabad became the capital of Delhi Sultanate during फिरोज शाह तुगलक. पर एक चीज क्या स्टार्ट की फिरोज शाह तुगलक ने, सो एक जिजिया वाज अ टैक्स जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे, द रूलर्स वर मुस्लिम बट जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, दे हैड टू पे अ टैक्स. इट वाज सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन टैक्स कि अगर तुम्हें अपना रिलीजन फॉलो करना है तो यू हैव टू पे जिजिया. द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन हैड टू पे जिजिया if they wanted to stay in a empire that was led by a Muslim ruler. तो अंडर ऑल रूलर्स ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जिजिया, मतलब उनको देने की जरूरत नहीं थी. बट फिरोज शाह तुगलक जो था, ही एक्सटेंडेड एंड कवर्ड इवन ब्राह्मण. सो इवन ब्राह्मण्स हैड टू पे जिजिया अंडर फिरोज शाह तुगलक. राइट, मोर डिटेल्स यू कैन फाइंड इन द नोट्स. तुगलक्स के बाद आए सैयद्स. सैयद्स का जो एम्पायर था वो इतना इवेंटफुल नहीं था. यू कैन रेफर टू द नोट्स फॉर सर्टेन फैक्ट्स. इनके में खिजर खान, मोहम्मद शाह, सॉरी मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, 3-4 रूलर्स थे, बट इन्होंने कुछ ग्रेट नहीं किया. राइट, एंड 1414 से 1451 तक दे रूल्ड एंड दे वर देन सक्सीडेड बाय लोधीज. So Lodi dynasty came to the power in 1451 under Behlul Lodhi. सो लोधी डायनेस्टी के बारे में एक फैक्ट ये है, दे वर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया, क्योंकि इससे पहले दे वर ऑल टर्क्स एंड अफगान्स वर लोधीज. ऑलराइट, बेहलूल लोधी वाज द फाउंडर and he was an efficient ruler. He was succeeded by Sikandar Lodi, who founded the city of Agra and made it the capital. And he re-annexed the areas around Bihar, ग्वालियर, ये सब एरियाज जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और उसके सक्सेसर सैयद के अंडर चले गए थे दिल्ली सल्तनत से. दे वर अनेक्स्ड बैक, एडेड टू द एम्पायर. एंड ही इंट्रोड्यूस गज ई सिकंदरी. जैसे आपने बोला 100 गज का घर है तो 300 गज का घर है, तो दिस वाज गज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिकंदर लोधी. तो गज ए सिकंदरी वाज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ लैंड. And he destroyed Mathura temples. So Mathura temples were destroyed by Sikandar Lodi. More details you can find in the notes. And after that came the last ruler of Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi. सो एक फैक्ट अबाउट इब्राहिम लोदी ये है कि वो ना अपनी नोबल्स की, जो कोर्ट में नोबल्स थे, उनकी बहुत बेइज्जती करता था. ही वाज अ वेरी रूड पर्सन. बहुत बेइज्जती करना, उनकी बात नहीं मानना, उनको पनिशमेंट करना. ही यूज्ड टू पनिश हिज नोबल्स एंड तभी उसकी नोबिलिटी उससे खुश नहीं थी. एंड इन फैक्ट देयर वाज अ गवर्नर गवर्नर ऑफ लाहौर ऑफ इब्राहिम लोदी कॉल्ड दौलत खान लोदी. वो इतना परेशान हो गया था लोदी के एम्पायर रूल से, इब्राहिम लोदी के रूल से, दैट दौलत खान लोदी इनवाइटेड किंग, the ruler of a Central Asian empire called Farghana. The ruler was Babur. So Daulat Khan Lodi invited Babur to invade India and he conspired with him. उसके साथ मिलके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. एंड एज यू नो, जिसमें बाबर वन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 and Babur defeated Ibrahim Lodi and got him killed, and he established the Mughal Empire in India. All right. So now we will talk about the administration under Delhi Sultanate. As we discussed, the whole empire of Delhi Sultanate was divided into provinces called
Iktas. So Iktas were the provinces, and ये जो provinces थे different nobles को, military generals को, officers को बांटे गए थे, and they were supposed to undertake the administration of these provinces. Iktas were further divided into shiks. Yes, shiks. So they were further divisions within a ikta, and इसके leader होते थे शिकदार्स. And shiks were further divided into parganas. Parganas were like group of villages, cluster of villages, and that was led by an official called chaudhary. And last was the village. So villages was the last level and the smallest unit. And the sultan created certain departments for different purposes, like they were like the ministries. जैसे कि दीवानी वजारत क्रिएट हुआ था. दीवानी वजारत was the department or the finance ministry. Finance ministry that was headed by the wazir. Wazir was also the prime minister. So finance और जो prime minister होता था वो एक ही ऑफिस में होता था और एक ही ऑफिशियल के अंडर होता था, called wazir. So PM also used to be the finance minister back in the day. Then दीवाने इंशा, दीवाने रसालत, दीवाने अरीज, ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे. यू नीड टू नो कि कौन सा डिपार्टमेंट किस पर्पस के लिए था एंड हु वाज द ऑफिशियल दैट वाज हेडिंग दैट डिपार्टमेंट. जैसे कि दीवाने अरीज वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट हेडेड बाय अरीज मुमालिक. ही वाज लाइक द military general or the chief of staff of military, Ariz Mumalik. So the complete list you can find in the notes. It's factual in nature. Just know which department was related to which subject or which particular area or field, and what was the name of the official heading it. Right. So this concludes our discussion on Delhi Sultanate.